नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित सिंघल है। मैं गाज़ियाबाद में आई सर्जन हूँ। आज मैं बताऊंगा कि आपके बच्चों को चश्मे का नंबर है। अगर है तो बहुत लोग आते हैं, बहुत पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, यार छोटा सा बच्चा था 2 साल का 3 साल का लेकर आए, उसके बाद में डॉक्टर ने बता लिया ऑल ऑफ सडन आपके तो 5 नंबर है, 4 नंबर है, 3 नंबर है। और पेशेंट्स मतलब आई हैव सीन माई क्लिनिक की पेशेंट्स, उनकी मदर वगैरह दे स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे नंबर आ सकता है, हमारे परिवार में किसी को नहीं। तो एक इसमें बहुत सिंपल सा एक चीज़ है, अगर कोई किसी को चश्मे का नंबर आ रहा है तो उसमें घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है, बट कुछ चीज़ों को समझने की बात है कि क्यों चश्मे का नंबर इतना कॉमन हो गया है, क्यों इतने प्रेवलेंस बढ़ गया है कि हर किसी बच्चे को चश्मे का नंबर आना शुरू हो गया है। आज मैं अगर किसी भी आई डॉक्टर की क्लिनिक की बात करूं तो ऑलमोस्ट 50% बच्चे पेशेंट्स हैं हमारे जो पेशेंट्स हैं वो, पहले बच्चे बहुत रेयरली आते थे, 10 या 20% हमारे जो पेशेंट्स होते थे ओपीडी में वो बच्चे होते थे, लेकिन आज की तारीख में हर आई क्लिनिक में 50-40% जो पेशेंट्स हैं वो बच्चे हैं। तो इसके कुछ कारण हैं, उसको एक एक करके मैं आपको डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चश्मे के नंबर से क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है और क्या क्या नंबर होते हैं जिनके वजह से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई माइनस का नंबर बुरा है, प्लस का नंबर बुरा है, ये हो गया वो बुरा है। इसमें ये इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना एक छोटी सी जानकारी दूँ कि क्या नंबर होते हैं आँख के अंदर, क्या विकृतियाँ होती हैं, किस किस प्रकार के नंबर होते हैं और कौन से नंबर खतरनाक होते हैं, कौन से नंबर इतने खतरनाक नहीं होते, कौन से नंबर वापस लाए जा सकते हैं या रिकवर किए जा सकते हैं, कौन से नंबर को हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो तो उसमें आँख के अंदर ये 4 तरीके के नंबर होते हैं। ये इनको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होता है कि जब आपका कोई भी इमेज आपके रेटिना पर प्रॉपर तरीके से पिक्चर ना करे। आपका ये नॉर्मल एक आई है, नॉर्मल आई में ऊपर वाले ने हमें एक कॉर्निया दिया हुआ है यहाँ पर, फिर एक लेंस दिया हुआ है और इनका काम क्या होता है, जो भी अगर सामने ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ रेटिना पे फोकस करे और वो शार्प होना चाहिए एट ऑल पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। लाइक अगर मैं सामने किसी ट्री को देख रहा हूँ तो वो पेड़ जो है मेरे रेटिना पे इमेज करके और वो मेरे ब्रेन उसे परसीव करे और यहाँ पर वो शार्प एक इमेज मेरी रेटिना पे बननी चाहिए। बट अगर मैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रहा या सामने कोई बोर्ड है और उसको मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो उसमें उस केस में किस किस तरीके से रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या प्रभाव डालते हैं वो मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कि अगर कोई आई है जो इसमें नॉर्मल आई है, तो जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आप ऐसे डेजर्ट में कि कैमल खड़ा हुआ है, अगर इसको देख रहे हो, नॉर्मल आई में जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना पर बनेगी और आपको क्लियरली वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। बट बहुत कॉमन कंडीशन होते हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, माइनस का नंबर लोग पहनते हैं, इससे भी जानते हैं, कॉन्केव लेंसेज होते हैं वो। इसमें ये आई लंबी होती है तो इमेज जो है वो पहले ही बन जाती है। जैसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें डिस्टेंस का हमें ब्लरी दिखता है, रीडिंग के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसमें इमेज पहले बन गया तो हम लोगों को ये ब्लरी इमेज बनेगी। और इसमें हमें करेक्ट करने के लिए माइनस के नंबर या कॉन्केव नंबर देने पड़ते हैं और जब जाके इमेज जो है वो पीछे रेटिना पर प्रॉपर तरीके से फोकस हो पाती है। मायोपिया बहुत कॉमन कंडीशन है और ये सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर है जो पाया जाता है बच्चों में ख़ास तौर से। और जैसे जैसे हमारी आई हाइट बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो हमारी आई जो बॉल है, आँख की भी एक लंबाई होती है, कैमरे की तरह आँख काम करती है और वो ओवरशूट कर जाती है और इमेज पहले ही बन जाती है और पीछे रेटिना पर एक ब्लरी सी उसकी शैडो दिखती है हमें। तो एक बार अगर किसी को मायोपिया हो गया तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि चीज़ लंबी हो गई, हाइट जैसे बढ़ गई तो उसको श्रिंक नहीं किया जा सकता अपनी जगह से। तो उस केस में हम लोग को चश्मे का नंबर ही देना है और चश्मा वो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, टिल 18-20 ईयर्स ऑफ एज तक ये नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। इसके कुछ कारण हैं अगर जिनको हम लोग रोकथाम की सकते हैं या हम लोग जो है कम तेज़ी से ना बढ़े उसके लिए हम लोग टेक केयर कर सकते हैं। मायोपिक्स बेसिकली रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि नज़दीक में साफ दिख रहा होता है तो उनकी दुनिया जो है वो 10 फीट के अंदर ही वो लोग कर लेते हैं। दे आर लाइक स्टूडियस आर्टिस्ट जितने भी हैं वो मायोपिक्स होते हैं, क्योंकि उन्हें नज़दीक में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो दे आर नॉट वेरी गुड इन आउटडोर एक्टिविटीज़। बाहर निकलने के बाद में बहुत मज़ा नहीं आता क्योंकि वो बहुत अच्छा देख नहीं पाते। तो मायोपिक्स जितना आप नज़दीक का काम बहुत देर तक करोगे, अगर आपका प्योर न्यूट्रिशन है, विटामिन डी 12 हो रहे हैं या आपके एक साथ
रैम्पेंट ग्रोथ हुई या बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन वगैरह इन सब पर होते तो ये सारे स्टिमुलस होते हैं जो मायोपिया को बढ़ाते हैं। तो कई बच्चे को अगर सपोजली माइनस का नंबर आता है किसी बच्चे को, तो उसे सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें आपको बतानी है कि आपको स्क्रीन यूसेज कम करना है, मोबाइल फ़ोन खासतौर से अगर वो गेम खेलते हैं वो सब चीज़ें कम करना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पास की स्क्रीन लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत घंटों तक रहते हैं वो थोड़ा कम करना है। बीच बीच में ब्रेक लेके दूर ज़रूर देखना है, दूर की चीज़ों से, दूर की मांसपेशियों को भी इस्तेमाल करना है। दूसरा, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है। अगर बच्चे की विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 ये सब पुअर होता है या ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो ये सारे टिश्यू जो है ना और वीक हो जाते हैं और तेज़ी से नंबर बढ़ता है। कुछ मेडिसिन भी अभी मार्केट में आ गए हैं जिनको हम लोग अगर टाइमली शुरू कर देते हैं तो वो प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपका बच्चा मायोपिक है तो। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि मायोपिया में भी अगर 2 नंबर से नीचे मायोपिया होता है, 2 नंबर से नीचे नंबर होता है तो उसे हम लोग माइल्ड मायोपिया कहते हैं। 2 से 5 के बीच में हम लोग मॉडरेट कहते हैं, और 5 से ऊपर अगर मायोपिया है तो देन थोड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि वो हाई मायोपिक कैटेगरी में आ गया। और उस स्टेज में अगर वो नंबर बढ़ेगा 18 साल 17 साल तक वो नंबर बढ़ सकता है, तो ही कैन लैंड अप इनटू लाइक क्वाइट गुड नंबर लाइक 5 या 7 या 8 उसके ऊपर नंबर जा सकता है। और वो हाई मायोपिक कैटेगरी होती है जिसमें कुछ और चीज़ें आँख में होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ये जो पर्दा है ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है तो उसमें अंदर थोड़ी थोड़ी एट्रोफी, थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़ा मतलब कंट्रास्ट कम होना शुरू हो जाता है, या जो क्लैरिटी हमें चाहिए वो डिटेरियोरेट होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से समझ लीजिए कि किसी भी फ़ोटो के पिक्सल्स कम कर दीजिए तो जो कंट्रास्ट, क्लैरिटी, जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से मायोपिक, जितना हाई मायोपिक रेटिना होता है वो इतना स्ट्रेच हो जाता है कि उसके पिक्सल्स कम जाते हैं। इवन आफ्टर लाइक सेम इमेज एक नॉर्मल इंसान को जिस तरीके से HD में उसे दिखेगी, एक मायोपिक को वो उस तरीके से नहीं दिख सकती। तो इसलिए जितना ज़्यादा मायोपिया होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसको हम लोग रोक सकते हैं ग्रोइंग एज में, बट उसको कैसे हटाएंगे या कम करेंगे बाद में 18-20 साल के बाद तब स्टेबल होता है, उसके लिए मैं फिर आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले कंडीशन है मायोपिक, मोस्ट कॉमन कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है वो हाइप्रोपिक होती है। जैसे मायोपिक्स मैंने बताया शॉर्ट साइटेडनेस, ऐसे हाइप्रोपिक्स उल्टे होते हैं, उनको डिस्टेंस बहुत अच्छा दिख रहा होता है। उनको मेन प्रॉब्लम होती है रीडिंग में। अगर आपका बच्चा 15-20 मिनट पढ़ने के बाद में बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसे 1 घंटे पढ़ने के बाद या आधे घंटे पढ़ने के बाद में आँख में दर्द, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो CT स्कैन, MRI, न्यूरो सर्जन को, न्यूरोफिजिशियन को दिखा रहे हैं कई सालों से, और मेन प्रॉब्लम ये है कि उनका बच्चा जो है स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बट पढ़ाई में 15 मिनट करने के बाद कंसंट्रेट नहीं कर पाता, सिर में दर्द, भारीपन होना शुरू कर जाता है। तो ऐसे बच्चों को ज़रूर दवा डाल के एक बार चेक कराइए, वो हाइप्रोपिक्स हो सकते हैं। हाइप्रोपिक जो कंडीशन होती है उसमें आपको दूर का ठीक दिखता है बट नज़दीक में आपको काफ़ी ब्लरी हो जाता है। इसमें आपकी आई की जो इमेज जो बनती है वो आई के बिहाइंड बनती है। इसका मतलब आपकी आई बहुत छोटी रह गई, जो इमेज जो बनी थी वो ओवरशूट कर गई, वो आपकी आई बॉल के बिहाइंड बनेगी, आँख के पीछे बनेगी। तो इस केस में हम लोग इमेज को आगे बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज देते हैं, प्लस के लेंसेज देते हैं, मोटे लेंसेज होते हैं थोड़े, वो देते हैं। और क्योंकि हाइप्रोपिक पेशेंट थोड़ा अपना अकोमोडेशन आँख के अंदर एक मांसपेशी होती है उससे ताकत लगा के काफ़ी हद तक इसे कवर कर लेते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आ पाते इतनी आसानी में। मायोपिक्स को तो दिखेगा ही नहीं, तो वो डॉक्टर के पास बहुत जल्दी आ जाते हैं और जल्दी स्टेज में उन्हें रिकवर मतलब रोका जा सकता है और आगे प्रोग्रेशन को भी हॉल्ट कर देते हैं हम लोग कुछ दवाइयों से। बट हाइप्रोपिक्स जो है कई सालों तक अपना काम ऐसे चलाते रहते हैं, अपनी एकोमोडेशन को यूज़ करके काम करते रहते हैं। और वो अगर पेरेंट्स या टीचर ऑब्ज़र्व करते हैं कि मेरा बच्चा आधे घंटे के बाद में फ्रीक्वेंटली सिर में दर्द या वहाँ से डिसइंटरेस्ट शो करता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, तो उस कंडीशन में फिर वो और कभी कभी हमें रेफरल मिलते हैं, कभी कभी न्यूरोफिजिशियंस हमें रेफ़र करते हैं कि एक बार आई ज़रूर चेक करा लीजिए, आपका बच्चा हो सकता है कुछ रिफ्रैक्टिव एरर हो जिसके कारण से जो है वो अपनी आँखों को ताकत लगा कर पा रहा हो थोड़ी ना। हाइप्रोपिक्स में दिक्कत क्या है कि वो अपना अकोमोडेशन होता है, एक मांसपेशी होती है जिसके ताकत से वो काम कर रहा है। ये एक तरीके से समझ लिया, अगर कोई हाइप्रोपिक है जिसका 3 नंबर है, 4 नंबर है, तो मैं आपको 3 या 4 किलो का वज़न दे दूँ, आप जब तक आपकी कैपेसिटी, आपकी ताकत है उसे आप होल्ड कर लोगे। और जैसे ही आपको 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, आपके हाथ में ऐसे दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से उनके आँख में भारीपन या दर्द होना शुरू हो जाता है, या वो डिसइंटरेस्ट शो करते हैं, उस जगह से अपना दिमाग हटा लेते हैं और उन चीज़ों में एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो इसलिए
हाइपरपिक्स बहुत जल्दी से मिस हो जाते हैं, बहुत लोग पकड़ नहीं पाते। हम लोग एडवोकेट करते हैं कि 5 साल 6 साल की एज पर हर बच्चे को एक बार एटलीस्ट चेक करा लेना चाहिए दवा डाल के आई सर्जन के पास में, सो दैट कुछ भी इस तरीके का नंबर है वो आपका एवेल्यूएट हो सके। तीसरी कंडीशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, आई का जो डेवलपमेंट है वो 2 साल तक नहीं होता। आँख एक ऐसा ऑर्गन है, एक इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो आँख जो एक्सटेंशन है वो दिमाग का एक्सटेंशन है, और जैसे जिस प्रकार से आपका बच्चा तब पैदा होता है वो तुरंत दौड़ना शुरू नहीं कर देता है, चलना शुरू नहीं कर देता, उसका दिमाग धीरे धीरे विकसित होता है। इसी तरीके से आँख का भी जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। जब आपका बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ वो लिटरली ब्लाइंड होता है, वो मोटी मोटी चीज़ें बस वो देख सकता है। बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है 2 साल की एज तक जाके पूरा 2 से 3 साल लगता है कि वो पूरा विज़न जितना एक एडल्ट का विज़न है, जितना 6 पैसेज जिसे हम लोग कहते हैं, वो डेवलप हो उसमें। बट अगर उससे पहले हम लोग उसे फोर्सफुली कोई इक्विपमेंट पकड़ा देते हैं, जैसे खासतौर से मोबाइल फ़ोन, जो बहुत आदत में जो पेरेंट्स बहुत आसानी है अपने काम करने के लिए, जैसे बच्चा खा नहीं रहा चलो मोबाइल पकड़ा दो, दूध नहीं पी रहा मोबाइल पकड़ा दो, वो सब करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से एक तरीके का नंबर जनरेट हो जाता है और वो कॉर्निया जो है एक तरीके से बैंड होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग का आई के अंदर एक ये कॉर्निया है, और ये जब हम लोग ये सॉफ्ट होता है, आप 5 साल से नीचे आँख बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, और ये एकोमोडेशन बहुत पुअर होता है। तो जब हम लोग 2-3 साल की एज में बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं तो ये टिश्यू जो बहुत सॉफ्ट होता है ये प्रोट्रूड हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एक प्रकार का एस्टिग्मेटिज्म जनरेट हो जाता है, कॉर्निया एक जगह से प्रोट्रूड हो जाता है, एक पर्टिकुलर एंगल पर नंबर होता है, और उसकी वजह से भी धुंधलापन दिखता है। और ये तीसरी रिफ्रैक्टिव एरर है, जैसे मैंने बताया आपको, दो तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि हाइप्रोपिया एंड मायोपिया, तीसरा है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में अगेन हमें फिर काफ़ी ब्लरी दिखता है, और इसमें जो इमेज होता है वो डिस्टॉर्टेड बनता है। इसमें हमें तिरछा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा सा इमेज दिखेगा, ब्लरी रहेगा, कुछ पार्ट उसका आंशिक पार्ट हमें साफ दिखेगा, आंशिक में जो है वो ब्लरी दिखेगा। तो ये बहुत रेयर हुआ करता था। अगर मैं बात करूँ अभी जितने भी ओल्ड पीपल आते हैं जो 40s एंड अबव हैं, जिनका बचपना नो मोबाइल एरा में गुजरा हुआ है, तो उनमें ये एस्टिग्मेटिज्म बहुत कॉमन चीज़ नहीं हुआ करती थी। बट अगर अब की बात करते हैं तो एस्टिग्मेटिज्म ऑलमोस्ट आई एम सीइंग इन ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई पीडियाट्रिक पेशेंट्स। मेरी क्लिनिक में अगर 100 बच्चे आ रहे हैं उनमें से 50 बच्चों को एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है, और सिर्फ एक बहुत बड़ा कारण उसका है अर्ली एज में मोबाइल एक्सपोज, अर्ली एज में उसको टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे एक्सपोजर, ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये एस्टिग्मेटिज्म हो गया है। एस्टिग्मेटिज्म इन तीनों चीज़ों में बेसिकली, जैसे मैंने बताया, कोई भी अगर रिफ्रैक्टिव एरर है वो इतना बेकार नहीं, इतना ख़राब नहीं है। बट एस्टिग्मेटिज्म के साथ में दिक्कत क्या है कि वो एक लिमिट तक, अगर आपके बच्चे को 2 या 3 नंबर तक है तो ठीक है, बट अभी हम लोग पेशेंट देख रहे हैं जिनका 4, 5, 6 नंबर है। उस केस में कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कैरेटोकोनस या कॉर्निया एक जगह से बहुत ज़्यादा बैंड हो जाता है, उन सब का प्रेवलेंस बहुत बढ़ जाता है, उन सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि 5 साल से नीचे बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर बिल्कुल दूर रखिए, सो दैट ये नंबर टोटली बचाया जा सकता है, इस नंबर को आने से टोटली रोका जा सकता है अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें रहे 3 रिफ्रैक्टिव एरर्स, और एक चौथा रिफ्रैक्टिव एरर था जो स्लाइड में मेंशन नहीं है, वो हमें 40 साल के बाद आता है, और वो है प्रेसबायोपिया, जिसमें हम लोग जब 40 साल के एज के बाद में आँख के अंदर एक लेंस दिया हुआ है, उस लेंस के अंदर करीब 70% वाटर, 30% प्रोटीन है, और वो प्रोटीन धीरे धीरे, वाटर कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है और प्रोटीन धीरे धीरे कोएगुलेट करना शुरू कर देता है। तो और एक सर्कुलर मांसपेशी होती है चारों तरफ 360 डिग्री, जो उसको हेल्प करती है अकोमोडेट करने में, वो अकोमोडेशन तब कमज़ोर होना शुरू होता है। तो ये नॉर्मली होता है 35 से 40 साल की एज के बाद में, और इस कंडीशन को हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं, जिसमें हम लोग आपको नज़दीक में देखने में दिक्कत होती है। तो ओवरऑल आँख के अंदर ये 4 ही तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, मायोपिया, हाइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। तो अगर आपका नंबर 2 या 3 या 5 नंबर के नीचे जैसे मैंने बताया तो उसमें कोई भी घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं, बट 5 से ऊपर अगर नंबर है तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और एस्टिग्मेटिज्म में अगर 3 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको हर साल, हर 6 महीने पे जैसे आपका डॉक्टर बुलाए उसमें चेकअप कराना ज़रूरी है। कुछ स्पेशल चेकअप भी हम लोग करते हैं, सो दैट अगर आँख में इन नंबरों की वजह से कुछ डैमेज हो रहा हो, कुछ नुकसान हो, या कोई परत ख़राब हो रही हो, तो उसको टाइमली ट्रीट करके, प्रिवेंट करके वो नंबर रोका जा सके, उसको बढ़ने से रोका जा सके।
तो ये मेरा वीडियो है अगर रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए। होपफुली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो खासतौर से पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों के चश्मे को नंबर को लेकर, वो इससे मैंने आपको आंसर कर दिए होंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स को रिवर्स किया जा सकता है, कुछ लोगों को रोका जा सकता है, कुछ को कुछ भी नहीं किया सकता। तो अभी बहुत सारे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो आते ही चश्मा तोड़ देते हैं या कुछ दवाइयाँ देते हैं और उनके चक्करों में आप आके अपना नुकसान करते हो। तो आप अपने डॉक्टर के साथ में डिस्कस करो कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है जो रिकवर हो सकता है, कौन सा रुक सकता है या किसके लिए कुछ भी नहीं कह सकता। वो सब आप आराम से डिस्कस करने के बाद ही फिर एक वो करो। और चश्मा लगाना बहुत मैंडेटरी बच्चों को, और रेगुलर चश्मा लगाने से नंबर को तेज़ी से बढ़ने से रोका जा सकता है। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आपको। और अगर आपको ये सब मेरा सुझाव या मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो मी एंड थैंक यू वेरी मच।